प्यारे बच्चों, आज हम ये वर्कशीट नंबर 35 लेके आए हैं जो कि आपको 23 सितंबर को मिली है। ये है धातु और अधातु के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के बारे में। इसमें हम बात करते हैं कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार ऋण आवेश प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें ऋणायन कहा जाता है। इसके विपरीत जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं और इस प्रकार धन आवेश प्राप्त करते हैं तो उन्हें धनायन कहा जाता है। जैसे आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, जो आपका जो सोडियम था वो क्या था, धनायन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को खोया था और वो क्या बना था, धनायन। लेकिन जो क्लोरीन था वो क्या था, क्या बना था, ऋणायन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया था, प्राप्त किया था, इसीलिए उसने ऋण आवेश प्राप्त कर लिया था और उन्हें ऋणायन कहा जाता है। जो ऋणायन होते हैं वो ज्यादातर अधातु होते हैं, लेकिन जो धनायन होते हैं वो ज्यादातर धातु होते हैं। इसके अलावा आयन एक परमाणु या कई परमाणुओं के जटिल समूह भी बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर धातु और अधातु मिले हैं, वो क्या बना रहे हैं, पूरे एक समूह बना रहे हैं, जटिल समूह बोलते हैं इनको। और आयनिक संबंध में विपरीत आवेश, ऋण आवेश और धन आवेश एक साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पर दिख रहे हैं ऋण आवेश और धन आवेश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। इसीलिए आयनिक यौगिक आयनों से बने यौगिक हैं, आयनों से बने होते हैं, जिसमें दो प्रकार के आयन होते हैं, ऋणायन और धनायन। एक परमाणु का नुकसान या लाभ दूसरे के नुकसान या लाभ के साथ मेल खाता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु की जरूरत के लिए एक इलेक्ट्रॉन या जितने इलेक्ट्रॉनों से जरूरत है उनका दान कर अबंध स्थापित करता है। हमने पिछली जो वर्कशीट थी उसके अंदर भी डिस्कस किया था कि जो आपका जो सोडियम है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, वो है 281। इसमें जो बाहरी कोश में जो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और यहाँ पर जो क्लोरीन है उसके जो बाहरी कोश में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। ये अगर सोडियम ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे और इस यहाँ दे दे, क्लोरीन को दे दे इस तरीके, तो क्लोरीन के पास भी बाहरी कोश में कितने हो जाएंगे, 8, और इसके पास इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा वो 2-8 बन जाएगा और इसका बन जाएगा 2-8-8। ठीक है। और इस प्रकार ये दोनों के दोनों उत्कृष्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे या विन्यास ले लेंगे और स्थायी हो जाएंगे। स्थायी होने के कारण, स्थायी होने के वक्त इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया था। जितने इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास ज्यादा थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास कम थे, इसीलिए इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अबंध स्थापित किया और एक आयनिक यौगिक बन गया। आयनिक यौगिक का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। जैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे दिखाया है सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम पॉजिटिव और जिसको हम धनायन बोलेंगे, सोडियम का धनायन और क्लोरीन का ऋणायन शामिल है। जो जब इसने सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये हो गया धनायन, और जब इसने लिया तो ये हो गया ऋणायन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। ठीक है बेटा, तो ये है कैसे अबंध स्थापित होता है। इसके बाद है आयनिक यौगिकों में भौतिक गुण धर्म पढ़ेंगे इनके। सबसे पहले है भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति में जो धन एवं ऋण आयनों के बीच में जो मजबूत जो आकर्षण बल होता है उसके कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं क्या होते हैं, कठोर। कैसे होते हैं, ठोस और कठोर। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे कांच टूट जाता है दाब डालने पर, ऐसे ही ये भी टूट जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको उदाहरण दिया गया है। ये थी इसकी पहली भौतिक धर्म। दूसरा है गलनांक और क्वथनांक। ऐसे यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि इनके जो आयनिक अंतर आयनिक यानी दो आयनों के बीच में जो आयन पड़े हैं इन यौगिकों के बीच में, उनके बीच में आकर्षण बहुत ज्यादा है। उन आकर्षण को तोड़ने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो इनके गलनांक और क्वथनांक का जो माप है बहुत ज्यादा है। इसके बाद है घुलनशीलता। घुलनशीलता में वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय यानी कि अघुलनशील
होते हैं, ये पानी में सामान्यतः घुल जाते हैं आयनिक यौगिक। इसके बाद है विद्युत चालकता। किसी विलयन में विद्युत के चालक के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक है। कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत चालिकता क्या होती है, अगर चालकता चाहिए किसी भी विलयन के अंदर, तो उसके अंदर आवेशित कणों की गतिशीलता होनी बहुत जरूरी है। आयनिक यौगिकों में आयन होते हैं और जल विलयन में वो आयन उपस्थित हो जाते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठीक है बेटा, ये यहाँ से बताते हैं विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गमन कैसे करते हैं। यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाया है कि इसके अंदर जो आपका इसके अंदर है आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, ऋण आयन और धन आयन बना दिए मैंने। यहाँ पर एनोड लगा दी है, यहाँ कैथोड लगा दी है। ठीक है, यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देती हूँ एनोड और यहाँ लिख देती हूँ कैथोड। ठीक है बेटा, अब यहाँ देख रहे हैं कैथोड नेगेटिव होती है, ऋण आयन होता है, इसके ऊपर ऋण होता है, तो इसके पास कौन से आयन गए हैं, जो धन आयन है, और एनोड के पास कौन से आयन हैं, जो ऋण आयन है। तो विपरीत दिशा में गमन किया है आयनों ने इलेक्ट्रोड्स की तरफ, तो यहाँ लिखा हुआ है ये बात, देखिए आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरीके से विद्युत चालकता दिखाते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक विद्युत यौगिक चालन नहीं करते। जब ठोस अवस्था होगी तो आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करेंगे, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में, गलित ऐसी अवस्था होती है जो ना तो ठोस होती है ना ही पूरी तरह द्रवित होती है, और उसमें चालन कर सकते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयन के मध्य स्थिर वैद्युतीकरण का बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। क्या होता है, जब गलित अवस्था होती है तो उसके बीच में जो हम यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो है ठोस अवस्था है, ये द्रवित अवस्था है, द्रव्य अवस्था है, और ये क्या है, गैसीय अवस्था। आप देख रहे हैं यहाँ पर आयनों के बीच में जो जगह है ज्यादा हो गई है, यहाँ बहुत ज्यादा हो गई है। तो जब थोड़ी सी आयनों के बीच में जगह हो जाती है तो उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो कम हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है ऊष्मा के कारण, जिसकी वजह से आयन स्वतंत्र रूप से गमन करने लगते हैं और विद्युत चालन करने लगते हैं। इसके बाद है लवण के विलयन की चालकता की जांच करने का बारे में मैंने आपको बता दिया है। हम यहाँ बल्ब लगा देंगे इसके परिपथ में, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर विलयन की चालकता क्या है और विलयन चालकता दिखाता है या फिर नहीं दिखाता। इसके बाद आपके प्रश्न उत्तर। सबसे पहले मैं कहूंगी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। आइए अब बात करते हैं आपके प्रश्नों की। सबसे पहला है, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं ऋण आयन। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना, ऋण आयन। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ऋण आयन कहा जाता है। और जो धन आवेश प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, धन आयन। ठीक है, इसके बाद है आयनिक यौगिक क्या डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, दाब डालने पर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर थोड़ा कुछ समय से। अगर हम उन पर दाब डालेंगे तो वो टूट जाते हैं। इसके बाद है आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है, क्योंकि उनके आयनों में आकर्षण बल जाता है, जिनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ देखेंगे, इसका उत्तर यहाँ लिखा है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते लेकिन गलित अवस्था में करते हैं, कारण बताएं। तो बेटा इसका उत्तर आपके सामने यही है। इसको पूरा लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें हम बताएंगे कि आखिर वो क्यों ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं कर पाते। तो ये है उत्तर नंबर
4। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता नामांकित चित्र के माध्यम से विस्तार में समझाएं। तो इसके लिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, ये होगा उत्तर नंबर 5 में। और इसके साथ ये चित्र या फिर ये वाला चित्र अवश्य बनाएं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो ये थे आपकी वर्कशीट नंबर 35 जो कि हमने की। अगली वर्कशीट आएगी हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।